इतने सादा से होलिये में रहती हो, ऐसे तो फ़ार्स को कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं होगी। वो बहुत ही नरमी से समझाने की कोशिश कर रही थी और अभी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। आज से पहले इसने कभी ऐसा ड्रेस नहीं पहना था, लेकिन फ़ारिस के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। वो कहने लगी, "ठीक है, मैं पहन लूँगी, अच्छा तो लगेगा ना?" वो कहने लगी, "हाँ, आज आज के फंक्शन में तुम सबसे अच्छी लगोगी। देखना जब फ़ारिस तुम्हें देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।" वो बहुत मोहब्बत से बोल रही थी। अभिया के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। वो किस कदर फ़ारिस से मोहब्बत करती थी, ये बात सिर्फ वही जानती थी, एक घर में रहते हुए। आज तक वो इसे नहीं बता सकी थी कि इसे कितनी मोहब्बत, कितना टूटकर चाहती है। फ़ारिस का एक संजीदा तबीयत का मालिक था। आज तक इसने कभी भी फ़ारिस को किसी लड़की की तरफ निगाहें उठाकर देखते हुए नहीं देखा था और यही चीज़ इसे बहुत पसंद थी। वो अपने काम में मगन लोगों से बहुत दूर रहता था और इसे मालूम था कि वो ऐसा क्यों है, जबकि वो हमेशा से ऐसा नहीं था। अचानक से वो बदल गया था, बिल्कुल खामोश रहने लग गया था। थोड़ी ही देर बाद अभिया वो खूबसूरत सी साड़ी पहनकर आई तो जैसे ही नैना ने इसकी तरफ देखा तो अजीब सी मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखर गई थी। वो अजीब अंदाज में अभिया की तरफ देख रही थी, कहने लगी, "इधर अब मैं तुम्हारा हेयर स्टाइल बनाती हूँ और तुम्हें अच्छे से तैयार करती हूँ ताकि फंक्शन में तुम सबसे खूबसूरत नजर आओ और फारिस की निगाहें एक लम्हे के लिए भी तुमसे ना हटे।" वो मुस्कुराते हुए बोले जा रही थी। वो कहने लगी, "तो बस कर, तुम्हें तो पता है ना इतना ज्यादा मैं तैयार नहीं होती और मुझे तो लगता है कि फारिस को ऐसा कुछ पसंद नहीं है, तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ?" वो कहने लगी, "पागल हो गई हो क्या? फारिस को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, बचपन से तुम्हें पता है हम दोनों कितने अच्छे दोस्त थे। तो मुझे मालूम है कि इसे ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है, मेकअप, और तभी वो हमारे खानदान की सादा-सी लड़कियों की तरफ देखा भी नहीं है, बाहर खूबसूरत-सी हसीन देखता होगा।" वो कहने लगी, "नहीं जी, मुझे मालूम है मेरे फ़ारिस ऐसे नहीं हो सकते, वो लड़कियों को नहीं देख रहे होंगे।" वो दोनों आपस में बातों में लगी हुई थी। थोड़ी ही देर बाद नैना ने इसे तैयार किया। तो जैसे ही अभिया ने खुद को आईने में देखा, कहने लगी, "नहीं यार, मैं बहुत ज्यादा बेपाक किस्म की लड़की लग रही हूँ।" मैं ये उतारने लगी हूँ, देखो तो सही से, इसका गला भी कितना बड़ा है, कितना डीप है, और ये कितनी अजीब सी है, इसके साथ तो दुपट्टा भी नहीं होगा। इसकी बात सुनकर नैना का दिल किया कि वो अपना सर पीट ले कहीं। कहने लगी, "पागल हो गई हो, साड़ी के साथ कौन दुपट्टा लेता है, और दुपट्टा होता भी नहीं। देखो इतनी प्यारी लग रही हो, बिल्कुल बार्बी डॉल लग रही हो, गुड़िया लग रही हो। देखना एक लम्हे के लिए भी इस शख्स की निगाहें तुमसे नहीं हटेंगी।" इसे यहाँ बहुत ज्यादा डर डर भी लग रहा था, खौफ भी महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर आई तो शगुफ्ता बेगम ने इसकी तरफ देखा, सर से पैरों तक इसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, "वाह भई अबिया, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो।" अपनी सास की बात सुनकर बेसाख्ता इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर बिखर गई। कहने लगी, "मम्मा जान, आपको पता है ना फारिस को ऐसी चीजें पसंद है। अब हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है, तो इस वजह से मैं फारिस की पसंद की साड़ी पहन के आई हूँ।" इसकी बात सुनकर वो कहने लगी, "हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी मुझे अंदाजा था कि फारिस को ऐसी चीजें पसंद होंगी।" वो कहने लगी, "क्या मतलब है?" कि शगुफ्ता बेगम कहने लगी, "नहीं, कुछ नहीं। अगर तुम्हें ये लगता है कि फारिस को ये सब कुछ पसंद होगा तो तुमने बहुत अच्छा किया। फारिस की पसंद का ख्याल रहो। चलो, हमें बहुत देर हो रही है।" पीछे से दर्दाना बेगम भी आ चुकी थी। वो कहने लगी, "अब भैया, ये तुमने कैसी साड़ी पहन रखी है, कितनी ज्यादा बेपाक और बोल्ड किस्म की लग रही है। तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनती अपनी बेटी को।" इसलिए मैं वो देखकर वो थोड़ी सी परेशान हो चुकी थी। वो कहने लगी, "मम्मा क्या है ना, आप हमेशा से कहती थी थोड़ी मॉडर्न बन जाओ, तो देखे मैं मॉडर्न
बन गई हूँ। ये कहकर इसके चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान बिखर गई थी। थोड़ी ही देर बाद पीछे से नैना भी तैयार होकर आ चुकी थी। वो आज बिल्कुल सादा हुलिये में थी। इसने ड्रेस पहना हुआ था और ये सबके लिए बहुत नई नई बात थी। वो बिल्कुल चेंज लग रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो लोग इस पार्टी में पहुंच चुके थे। अभिया के वालिद की बिजनेस पार्टी थी जिसमें इन्होंने बिजनेस पार्टनर के घर में शरीक होना था। तो सभी लोग वहां पर जा रहे थे। वहीं पर फारिस ने भी होना था और फारिस की पसंद की वो साड़ी पहने हुए थी। कामरान साहब की दो बेटियां थी, एक नैना और दूसरी अभिया। इनकी बहन जवान जवानी में ही बेवा हो गई थी, तो इसके बाद इन्होंने दोबारा शादी नहीं की। अपने बेटों के साथ अपने भाई के घर में रहने लगी थी। और अभिया के बाबा ने कभी ये नहीं कहा था कि वो इनके घर में क्यों रहती हैं। अभिया और नैना भी कभी इनके साथ किसी किस्म की बदतमीजी नहीं की थी, बल्कि इनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो भी अपनी भतीजों पर जान निछावर कर देती थी। जैसे ही वो लोग इस हाल में पहुंचे तो अभिया को बहुत अजीब महसूस हो रहा था। आज से पहले इसने कभी ऐसी सारी करने की कोशिश की या मुझे यूं छूने की कोशिश की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला था और वो फारिस की तरफ देख रही थी। इसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। वो कहने लगी, आप मेरी तरफ देखते क्यों नहीं है? वो कहने लगा, जानना चाहती हो ना तुम कैसी लग रही हो? चलो घर तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर इसके बाजू से पकड़ा था, क्योंकि फारिस इन लड़कों को तरफ देख चुका था जो मुसलसल अबिया की तरफ देखे जा रहे थे। अब इसे अबिया पर इस कदर गुस्सा आ चुका था, इसका बस नहीं चल रहा था। इस लड़की के साथ कुछ कर देता। इसने इसके बाजू से पकड़ा और लाकर गाड़ी में फेंका। वो कहने लगी, क्या हो गया है देखें। अब आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? वो कहने लगा, घर लेकर जा रहा हूँ। और तुम्हें कहाँ लेके जा सकता हूँ? कहीं और मेरे साथ जाना चाहती हो क्या? या मुझे बहकाने के लिए तुम यहाँ पर आई थी? किस किस के दिल को तुमने बेईमान करना था जो ऐसे कपड़े पहन के आई हो? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? वो गुस्से में इसे बातें सुनाई जा रहा था। इसके तो तन बदन में आग लगी हुई थी। इसे हमेशा अबिया सादगी में अच्छी लगती थी, लेकिन आज अबिया को ऐसे बेपाक लिबास में देखकर वो बहुत ही गुस्से में था। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी घर के सामने रुकी तो वो मुसलसल अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। बार बार यही कह रही थी कि छोड़े मेरा हाथ, क्या कर रहे हैं, प्लीज छोड़े। लेकिन वो इसके बाजू से पकड़कर लाकर इसके कमरे में फेंकता है और डबडबी आंखों के साथ फारिस की तरफ देखती कहने लगी, फारिस आपको क्या हुआ है? प्लीज छोड़ें। कम कम से कम ऐसी बातें करते हुए अपने रिश्ते का तो लिहाज कर लें। वो कहने लगा, कौन सा रिश्ता, कैसा रिश्ता? थूकता हूँ मैं ऐसे रिश्ते को। तुम्हें किसने बोला था कि ऐसे घटिया लिबास पहन के इस फंक्शन में जाओ? किसने तुम्हें ये मशवरा दिया था? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोले जा रहा था। वो खड़े होते हुए कहने लगी, आपको ये सब कुछ पसंद था, इस वजह से मैंने ये पहना। वो अभी भी रो रही थी, सिसक रही थी। और फारिस ने गुस्से में इसके जबड़े को दबोच लिया। कहने लगा, किसने बोला मुझे ये पसंद था? इससे पहले तो तुमने मुझे कभी इन औरतों की तरफ दिखाते हुए पाया है जो ऐसे कपड़े पहनती हैं? मुझे मालूम है कि तुमने मेरे लिए नहीं, ये किसी और के लिए पहना है। चलो अब साफ साफ मुझे बताओ, ये किसके लिए पहन के गई थी? फारिस के तन बदन में आग लगी हुई थी। वो मुसलसल अभिया पर चिल्लाई जा रहा था, चीखता हुआ बोले जा रहा था। और अभिया अपनी सफाई पेश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अभिया की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। इसने गुस्से में इसके सारी का ब्लोज साइड पर करते हुए कहा, बहुत शौक हो रहा है ना था अपना हुस्न दिखाने का? इसने अगले ही लम्हे इसकी डोरी को खींचा तो वो फौरन ही खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी। घबराती हुई कहने लगी, ये अब क्या कर रहे हैं? इसने गुस्से में इसको बाजू से पकड़ा
और इसके बाजू से दबोच के इसकी सफ़ेद बाजू लाल हो चुकी थी। वो घबराते हुए कहने लगी, फारिस मैं दोबारा ऐसा लिबास नहीं पहनूंगी, प्लीज ऐसा बिहेव मत करें। वो इसके दूधिया वजूद को देख देख रहा था, गुस्से में कहने लगा, तवाइफ लग रही हो, पूरी की पूरी तवाइफ तो हमें तो पता है, जब कोठे पर जाते हैं तो ऐसी तवाइफें होती हैं, ऐसे कपड़े पहनकर बिल्कुल वो लग रही होती। इसने हकारत भरी निगाहों से सामने बैठी मासूम सी लड़की की तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। अभिया घबराते हुए इसकी तरफ देखते हुए नफी में सर हिलाने लगी, कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें प्लीज। फारिस फारिस मुझ पर रहम करें, रोते हुए बोले जा रही थी। वो कहने लगा, रहम और तुम पर? तुम सारी औरतों धोखेबाज होती हैं। मैं क्यों तुम पर यकीन कर बैठा था, क्यों तुम्हें मासूम समझ बैठा था। ये मेरी गलती थी। एक दफा धोखा खाने के बाद मुझे दोबारा सुकून नहीं आया। जो तुम जैसी औरतों पर मैं यकीन कर बैठा था, तुम भी हसीन थी। मैं तो कभी तुम्हें इतना गिरा हुआ घटिया हुआ नहीं समझ सकता था। और इसे समझ नहीं आ रही थी कि फारिस को अचानक से क्या हो गया था। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहा था। इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जितना जितना बड़ा इसने बात का बतंगर बना दिया था। वो खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए कहने लगी, देखिए फारिस, दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। मैं आपसे वादा कर रही हूँ ना, दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, प्लीज ऐसा नहीं कीजिए। ये आप क्या करने लगे हैं। वो रोने से सिसकने लगी थी कि अगले ही लम्हे फारिस ने अपनी शर्ट को दूर उछाला तो वो नस्फी में सर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं फारिस, ये गुनाह है। वो हंसता हुआ कहने लगा, अच्छा, महफिल में तो तुमने अपना जिस्म दिखाया, वो गुनाह नहीं, ये गुनाह है। वो जुनूनी अंदाज में बोलता इसके ऊपर झुक चुका था। अगले ही लम्हे कमरे की लाइट ऑफ हो चुकी थी। वो रोती चीखती इसे खुद से दूर करने की कोशिश करती रही थी, लेकिन वो इससे दूर नहीं हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो अपनी शर्ट पहनता हुआ कमरे से बाहर जा चुका था। वो खुद को छुपाए वहीं घुटनों घुटनों पर सर रखे सिसक रही थी, रो रही थी। इसे इसकी इतनी बड़ी गलती नहीं थी। इसे अब नैना पर गुस्सा आ रहा था। वो नैना की बात मानती, ना ऐसे बेपाक लिबास पहनती, और ना ये सब कुछ होता। वो अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे बहुत शिद्दत से रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो उठी और सादा सा लिबास पहनकर आकर सोने के लिए लेट चुकी थी। जब रात का न जाने कौन सा वक्त था, इसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। कोई इसे मुसलसल उठा रहा था। इसने आंखें खोलकर देखा तो सामने ही नैना खड़ी हुई थी, अजीब अंदाज में इसे देखे जा रही थी। कहने लगी, तुम इन्हें इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई थी, और फारिस भाई भी जल्दी वापस आ गए। मुझे हैरत हुई, आप लोग इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए थे, सब ठीक तो है ना। वो अजीब अंदाज में मशकूक नजरों से इसकी तरफ देखते हुए बोले जा रही थी। इसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। वो कहने लगी, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। वो नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं, मैं तो नहीं रो रही, कुछ भी नहीं हुआ। वो बामुश्किल अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाने की कोशिश कर रही थी। वो कहने लगी, देखो, झूठ मत बोलो, सब कुछ तो ठीक है ना। वो बहुत ही आराम से और मोहब्बत से पूछे जा रही थी, और इसका जी चाह रहा था कि वो अपनी बहन को सब कुछ बता दे, लेकिन इतनी बड़ी बात वो नहीं बता सकती थी। वो छुपा रही थी खुद से भी। इससे वो भी ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। फारिस जैसा अच्छा इंसान, जिसको वो बहुत अच्छा समझती थी, मोहब्बत करती थी, इसके साथ ऐसा कर सकता है। इसे बहुत ज्यादा अजियत और तकलीफ पहुंची थी। न जाने वो कितनी देर तक रोती रही थी। नैना कमरे से बाहर जा चुकी थी। नैना को इस पर शक तो हो चुका था कि कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इसकी ऐसी हालत थी। अगले दिन सुबह वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी। इसका फारिस से सामना नहीं हुआ था, लेकिन जो कुछ इसके साथ फारिस कर चुका था, इस बारे में अभी घर वालों को भी नहीं बता सकी, अपनी मम्मा को भी नहीं बता सकी थी। इसका बहुत बड़ा दिल किया कि वो सबको बता दिया। फारिस से नफरत महसूस होने लगी थी। रात
रात का वक़्त था, इसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। जब कमरे का दरवाज़ा खुला, इसने देखा सामने ही लगी। "अभिया, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा तुम इतना बड़ा कदम उठा सकती हो। मैं तो तुम्हें मासूम बच्ची समझती थी। मुझे लगता था कि नैना तेज़ होगी, वो चालाक होगी, लेकिन तुम मासूम हो के लेकिन तुमने क्या किया? मुझे तुमसे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी।" ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल चुकी थी। और जब वो बेहोश हुई थी तब फारिस भी तो पास ही था। क्या फारिस ने घर वालों को कुछ नहीं बताया था? इसे इसे इस चीज की बहुत ज्यादा हैरत हो रही थी और परेशानी भी हो रही थी कि फारिस ने किसी को कुछ नहीं बताया। घर में से कि कोई इससे बात नहीं कर रहा था। रात के वक्त फारिस कमरे में दाखिल हुआ तो इसने फौरन ही उठकर फारिस को गिरबान से पकड़ लिया और गुस्से में कहने लगी, फारिस, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अभी तक किसी को हकीकत भी नहीं बताई और इतना बड़ा तुमने मुझ पर जुल्म कर दिया है। फारिस इसे खुद से दूर धक्का देता हुआ कहने लगा, खबरदार, दोबारा तुमने मेरे पास आने की कोशिश की, अपने नापाक वजूद से मुझे छूने की कोशिश की। इसकी इसकी ये बात सुनकर वो कहने लगी, फारिस, तुमने मुझे ऐसा कह कह सकते हो? फारिस, मैं कहाँ से नापाक हूँ? तुमने मुझे छुआ है, तुम्हारे अलावा कभी किसी मर्द ने मेरी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं है। इसका ये कहना था कि वो तंज़ी अंदाज में हंसता हुआ कहने लगा, इस दिन जो इतने गैर मर्दों की निगाहें तुम पर जमी हुई थी, सारी में नजर आते तुम्हारे बदन को न जाने कितने मर्दों की निगाहें देख रही थी, वो सब कुछ क्या था? वो रोते हुए कहने लगी, फारिस, एक मेरे साड़ी पहनने पर तुमने मेरे किरदार को तोड़ के रख दिया है। मुझे तुमसे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने सबको हकीकत क्यों नहीं बताई? सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। वो कहने लगा, हाँ, मैंने तो सबको यही बोला है कि मेरा तुम्हारे साथ ऐसा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था और ना ही ये बच्चा मेरा है। इसकी बात सुनकर वो रोती हुई कहने लगी, फारिस, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो रो रही थी, सिसक रही थी, कहने लगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम कैसी लड़की हो, इस वजह से ये अपनी मासूमियत का ढोंग रचाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फारिस की ये बात सुनकर इसका जी चाह रहा था कि वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे, रोते कहने लगी, मैं सबको तुम्हारी हकीकत बताऊंगी। ये कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगी। वो कहने लगा, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि सबको मालूम है तुम एक बेशर्म लड़की हो। और इसे नहीं मालूम था कि इस कदर संजीदा नजर आने वाला फारिस इस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाएगा। आज भी इसके चेहरे पर दुनिया जहाँ की संजीदगी से छुप छाई हुई थी। वो कहने लगा कि मैं तुमसे सारे ताल्लुक खत्म करके नैना के साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। कम से कम वो तुम्हारी जैसी नजर आती है, लेकिन तुम्हारी तरह घटिया तो नहीं। तुम तो मासूम चेहरे के पीछे एक मकार और चालाक औरत हो। इस कदर चालाक कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर ठटक गई थी। जब इसने बोला कि वो नैना के साथ शादी करने लगा है, तब अभिया को अंदाजा हुआ था कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, इसके साथ कितना बड़ा खेल खेला गया था। इसे देख दुख हो रहा था कि तकलीफ हो रही थी। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी अपनी सगी बहन इसके साथ इतना बड़ा खेल खेलेगी, लेकिन नैना ने आखिर इसके बारे में ऐसा क्या बोला था? फारिस को इसकी बात इसे समझ नहीं आ रही थी। हमेशा हमेशा फारिस की तारीफ करने वाली नैना के बारे में वो कभी नहीं जान सकी थी। वो चाहती क्या है? वो रोती सिसकती हुई फारिस को कहने लगी, फारिस, मेरी बात तो सुनो। लेकिन वो कमरे से बाहर जा चुका था। वो दरवाजे के साथ लगी बुरी तरह से रोने लग गई थी। थोड़ी ही देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तखत हुई। इसने दरवाजा खोला तो सामने शगुफ्ता बेगम खड़ी थी। वो रोती हुई इसके सीने से लगी, कहने लगी, फुप्पो जान, आप तो मुझ पर यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्लीज फुप्पो जान, मैं बिल्कुल बुरी नहीं हूँ। फुप्पो जान, मैं आपको सारी हकीकत बताती हूँ।
देखें, मैं क्यों किसी और के पास जाऊंगी फुप्पो जान, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। वो रो रही थी, कहने लगी जो कुछ किया है फुप्पो जान आपके बेटे ने किया है, और गुनाह तो नहीं, वो मेरा शोहर था। इसने अगर कर भी लिया तो बस इन्हें इस चीज का गुस्सा था कि मैं ऐसे बेपाक लिबास पहनकर क्यों गई थी। फुप्पो वो तो मेरे किरदार को परखने लगे हैं इस लिबास की वजह से। मैंने ऐसा कुछ गलत तो नहीं किया था। आगे बढ़ते हुए इन्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। वो इसके आंसू आंसू साफ करती हुई कहने लगी, देखो बेटा, रोने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस तुम दुआ करो तुम्हें तलाक ना दे दे। मुझे भी एक दफा तो शक हुआ था तुमने गलत किया है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था ये सब कुछ कबूल करने को, कि तुम इतना गलत कर सकती हो या तुम इतना बड़ा कदम उठा सकती हो। बेटा देखो, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा है और मुझे तुम हमेशा से मासूम लगी हो, लेकिन इस वक्त घर में तुम्हारे ऊपर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं है। वो रो रही थी, कहने लगी, फुप्पो जान, फारिस मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो इनसे मोहब्बत में किया था। जो कुछ किया था, मैं फारिस को नहीं खोना चाहती। वो रोते रोते फर्श पर बैठ चुकी थी। इसने अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचा हुआ था। वो कहने लगी, देखो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। वो रोती हुई कहने लगी, पुप्पो, फारिस ने जो कुछ कर लिया था मैं इसके लिए इन्हें माफ कर देती, लेकिन अब वो जो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, मेरे किरदार के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि ये बच्चा इनका नहीं है। फूफो, वो इतनी घटिया सोच मेरे बारे में कैसे रख सकते हैं? वो सिसकते हुए इनसे पूछे जा रही थी। इन्होंने इनकी पेशानी पर बूसा दिया और कहने लगी, देखो बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। इसे समझाने की कोशिश कर रही थी। वो कहने लगी, फुप्पो, कुछ भी ठीक नहीं होगा, बाबा भी मुझसे बात नहीं करेंगे, मामा भी नहीं बात करेंगी। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आराम करो तुम, फिलहाल ज्यादा टेंशन मत लो। डॉक्टर ने बोला था कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो के कुछ भी हो सकता है। वो उठते हुए कहने लगी, मैं मर जाऊं फुप्पो, यही ठीक है। अच्छा होगा मैं मर जाऊंगी, ये सबको सुकून मिल जाएगा। वो कहने लगी, नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। इस फारिस को बहुत परेशान कर रहा था। इसे होश नहीं आ रही थी। वो फारिस बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अगले ही लम्हे फारिस ने इसे अपने बाजुओं के हिसार में लेकर खुद भी भेज लिया और कहने लगा, प्लीज आंखें खोलो यार, तुम्हें क्या हो गया, प्लीज आंखें खोलो। वो इसकी पेशानी पर बूसा देते हुए कहने लगा, लेकिन अभिया अब बिल्कुल बेहोश में नहीं आ रही थी। वो रात के इस पहर इसे हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा सकता था। इसकी पेशानी पर बूसा दे रहा था जब कमरे का दरवाजा खुला और नैना कमरे में दाखिल हुई। यूं अभिया को इसकी बाजुओं के हसार में देखकर इसके माथे पर बल पड़ रहे। वो गुस्से में कहने लगी, फारिस, ये लड़की तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? निकालो इसे अपने कमरे से। पागल हो गए हो क्या? अभी भी तुम इसे यूं अपनी बाहों के हसार में लिए बैठे हो? तुम इसके बारे में सब कुछ जानते हो। फारिस ने नैना की तरफ देखा, कहने लगा, नैना प्लीज, तुम अभी कमरे से बाहर जाओ, मुझे तुमसे फिलहाल किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। वो बहुत ही संजीदगी से बोला था और नैना पेशानी के बल पर डाले इसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, फारिस, तुम इस लड़की के बारे में सब कुछ जानते हो। इसके बावजूद, इससे पहले कि नैना मजीद कुछ कहती, फारिस ने इसे खामोश करवा दिया और बिस्तर से उठता हुआ कहने लगा, नैना प्लीज कमरे से बाहर जाओ। ये कहकर इसे कमरे से बाहर भेज दिया। कमरे का लॉक लगाता हुआ वापस अबिया की तरफ आया। अभी अभी भी इसके हाथ पांव को सहला रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो होश की दुनिया में वापस आई और फारिस को अपने इतना करीब देखकर इसकी आंखों से आंसू बहने लग गए थे। अगले ही लम्हे वो इसके सीने से लगकर बहुत शिद्दत से रोने लगी। कहने लगी, फारिस, आपको क्यों नहीं मुझ पे यकीन आया? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने किसी किस्म
किसी के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक कायम नहीं किया। फारिस, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर आपको कोई मुझ पे शक है तो मुझसे सफाई मांगे ना। मैं आपको अपनी हर तरह की सफाई देने के लिए तैयार हूँ। वो रोते हुए बोले जा रही थी। फारिस कहने लगा, अगर तुम हर तरह की सफाई देने के लिए तैयार हो तो मुझे ये बताओ, ठीक है, तुम किसको पसंद करती थी? किसके साथ तुम शादी करना चाहती थी? जो जबरदस्ती तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ तय किया गया। तुम यही कहती हो ना कि फारिस के पास अपना है ही क्या, वो मेरे बाप के टुकड़ों पर पला हुआ है। ऐसे ही बोलती हो ना। ये सुनना था ना कि अभिया को लगा जैसे किसी ने इसके वजूद से जान निकाल ली। वो नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी, फारिस, मैं आपसे पहली दफा ऐसी बातें सुन रही हूँ। मेरे तो माइंड में कभी ऐसी सोच भी नहीं आई। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। फिर आप ऐसा क्यों कह सकते हैं? मैं ऐसा कहती हूँ, आपको ऐसा किसने बोला? वो कहने लगा, देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे जो कुछ बताया है नैना ने बताया है। नैना ने मुझे यही कहा है कि अभिया बोलती है कि वो कभी भी फारिस की जिंदगी में शामिल नहीं होना चाहती। फारिस जैसे इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकती। तो बताओ, मैं इसमें कहाँ से गलत हूँ? फिर मैं तुम जैसी लड़की पे शक नहीं करूंगा तो और क्या करूं? अभिया कहने लगी, बस कर दे खुदा के लिए फारिस। मेरे दिमाग में ऐसी कोई सोच नहीं है, ऐसा कोई ख्याल नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं। खुदा के लिए, मैंने हमेशा आपसे मोहब्बत की, टूट कर चाहा। यहाँ तक कि बाबा ने इनकार कर दिया था। जब फुप्पो ने आपकी और मेरे रिश्ते की बात की थी तो बाबा ने बोला था वो कभी भी मेरी शादी आपके साथ नहीं करेंगे। लेकिन मैंने कहा था, नहीं बाबा, मैं फारिस को पसंद करती हूँ, मैं फारिस से मोहब्बत करती हूँ, मुझे शादी करनी है। तो सिर्फ तो सिर्फ फारिस के साथ ही। और मुझे हमेशा नैना ने ये बोला कि फारिस को ये पसंद है, फारिस को वो पसंद है। मैंने हमेशा नैना की बातें सुनकर आपके लिए वो कपड़े कपड़े पहने थे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे एक लिबास की वजह से आप मेरे किरदार पर ये परखने लग जाएंगे। वो बोले जा रही थी, नहीं, बल्कि अब तो आपको भी इस बात पर यकीन करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए इसके सीने पर सर रख दिया। फारिस ने इसके गिर्द बाजू हायल कर लिए और कहने लगा, मैं तुम पे किसी किस्म का कोई शक नहीं कर रहा। वो कहने लगी, आप झूठ मत बोले, आपने मुझ पे शक किया था ना। मुझे इतना बड़ा भुला कहा था। आपकी वजह से मेरी फैमिली भी मुझ पे यकीन नहीं कर रही। अब आप मेरे घर वालों को, मेरे मामा को, मेरे बाबा को यकीन दिलाएंगे, फुप्पो को यकीन दिलाएंगे। जो कुछ किया है आपने किया है। सर उठाते हुए इससे पूछ रही थी। वो कहने लगा, हाँ, मैं ये सबको यकीन दिलाऊंगा। तुम क्यों परेशान हो रही हो? और बहुत जल्द तुमसे शादी भी कर लूंगा। वो आंखों में आंसू लिए इसकी तरफ देखी जा रही थी। वो कहने लगा, चलो शाबाश, तुम अपने कमरे में जाओ, काफी रात हो चुकी है। वो कहने लगी, नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे आपके कमरे में ही रहना है। क्या शादी होती है? नहीं, नहीं, नहीं होती। निकाह तो हमारा हुआ हुआ है। मैं मैंने अब कहीं भी नहीं जाना। वो जिद करके बैठ चुकी थी। वो कहने लगा, नहीं प्लीज, अभी तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन वो भी जिद लगा कर बैठ चुकी थी। वो कहने लगा, ठीक है, फिर मैं मम्मा और मामू से अपनी रुखसती की बात करता हूँ। वो इसकी तरफ देखते हुए इस बात पर सर हिलाने लगी, कहने लगी, ठीक है, आपको पता है ना, मैं मजीद रिस्क नहीं ले सकती आपसे दूर जाने का, आपसे दूर रहने का। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोले जा रही थी। और अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर फारिस कहने लगा, मुझे रुखसती चाहिए। सब हैरत से इसकी तरफ देखने लगे थे। वो कहने लगा, हाँ, अभिया के पेट में मेरा ही बच्चा है और मैं शर्मिंदा हूँ इन सब के लिए कि मैंने झूठ बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने ही सब कुछ किया है। वो बहुत ही संजीदगी से बोले जा रहा था। सब इसकी तरफ देखे जा रहे थे। लेकिन इसने नैना की तरफ देखा। कहने लगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये सब कुछ मैंने किसकी वजह से किया है तो मैं ये कहूँगा कि नैना के कहने पर मैंने ये सब
सब कुछ किया है। नैना ने मुझे इसके खिलाफ किया था। वो बहुत सादगी से जवाब दे रहा था। मज़ीद मैं नैना के बारे में आप लोगों को कुछ कुछ भी नहीं बोल रहा। नैना इसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। घर वालों को वो सब बता चुका था। वो बेकसूर है, इसने कुछ भी नहीं किया। और वो तो बहुत शर्मिंदा थे। दर्दाना बेगम तो अपनी बेटी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं थी। इस पर शक किया था, लेकिन घर में से कोई भी नैना से ठीक से बात नहीं कर रहा था। और नैना गुस्से में फारिस को कहने लगी, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, तुम्हें टूट कर जाती थी, तुमसे शादी करना चाहती थी। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम अभिया के शोहर बनो या अभिया की जिंदगी में जाओ। मैंने हमेशा तुम्हें टूट कर चाहा था। फारिस कहने लगा, लेकिन तुम अब सबकी नजरों में गिर चुकी हो। जो तुमने हरकत कर दी है। अभिया की और फारिस की शादी हो गई और फारिस न जाने कितनी दफा अभिया से माफी मांग चुका था अपने गलत रवैये की वजह। इसने जो कुछ अभिया के साथ किया था वो गलत था, लेकिन फिर भी अभिया ने इसे माफ कर दिया और कहने लगी कि आप नैना की बातों में आ गए थे और मैंने कभी सोचा भी नहीं था नैना मेरी बहन होकर मेरे साथ ऐसा करेगी। और फारिस कहने लगा, हमें एहतियात करनी चाहिए, कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपने खूबसूरत रिश्ते को खराब नहीं करना चाहिए। और ये मेरी जिंदगी का सबक है कि कभी किसी तीसरे की बातों में आकर अपने ताल्लुक को खराब नहीं किया जाता।